जय हिंद, वंदे मातरम। सभी छात्रों को सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज तैयारी करने वाले सभी छात्र, आज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संविधान के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए उसका टेस्ट सीरीज चलाएंगे। और जो भी छात्र इस वीडियो को देखता है, तो आंसर 25 क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो अपने कॉपी में लिखते जाएं। और लास्ट में चेक करना है कि आपके टोटल कितने सही हुए, कितने गलत हुए। इस तरीके से आपको संविधान की नॉलेज भी हो जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि अभी आपकी कितनी तैयारी है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान का टेस्ट नंबर 1 है ये। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। ठीक है, क्या बोल रहा है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो आपको बता दें, भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 35 वर्ष। कितना, 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अच्छा, यहाँ पर जो 25 साल दे रहा है ना, तो ये जो 25 साल है ये लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है कितनी, 25 वर्ष। और अगर राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति की 35 वर्ष न्यूनतम आयु है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर देखिएगा क्या है। भारत के संविधान के अनुसार नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अगर हम भारत के संविधान देखें, हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो उसमें टोटल कितनी स्वतंत्रताएं, फ्रीडम कितनी दी गई हैं, 6, 7, 8, 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 6। क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे भारतीय नागरिकों को मिली हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि वो 6 स्वतंत्रताएं किस प्रकार की हैं। हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद कहाँ तक, 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो 6 स्वतंत्रताएं देखते हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता और निवास की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है। मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका सेवानिवृत्त होने की आयु क्या होती है। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट कौन से लेवल का होता है, केंद्र लेवल का होता है। तो केंद्र लेवल में जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, उनकी आयु होती है 65 वर्ष। 65 वर्ष पूरी होने तक वह अपने कार्यकाल में बने रह सकते हैं और 65 वर्ष के बाद वह सेवानिवृत्त होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यकाल में कोई रिक्त पद अधिकतम कितने समय में भरा जाना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय में कोई रिक्त पद अधिकतम कितने समय में भरा जाना चाहिए। अभी अगर राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति का पद खाली है, तो अगले 6 माह तक, कब, अगले 6 माह तक राष्ट्रपति की नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है, यानी 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए और उनका जो रिक्त पद है वो भरना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में आते हैं। समाजवादी, लोकतंत्र, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष। क्या बोल रहे हैं, समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष। ये जो चारों शब्द है, इनमें कौन से शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हैं। ये जो 5 शब्द हैं कौन कौन से, देखिए समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, संप्रभु है, धर्मनिरपेक्ष है। इसमें कौन कौन से जो क्या बोलते हैं शब्द हैं वह हमारी प्रस्तावना में है। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो प्रस्तावना है, इसका प्रस्ताव तीसरी तीसरी संविधान की बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। फिर 1 महीने बाद इसको पारित कर लिया गया था। और उद्देशिका को हमने अमेरिका से लिया है और इसकी जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में यह चारों शब्द हैं। कौन कौन से हैं, देखो प्रस्तावना में समाजवादी, लोकतंत्र, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो ये चारों शब्द हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, तो आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि राजस्व पर कर कौन लगा सकता है।
भारत में कृषि राजस्व पर कर कौन लगा सकता है? देखिए, भारत में जहाँ-जहाँ कृषि होती है, तो उसमें टैक्स कौन लगा सकता है? कर कौन लगा सकता है? देखिए, भारतीय जो कृषि है, कृषि भूमि राज्य सरकार के अंदर में आती है। जो क कृषि भूमि है, कृषि भूमि राज्य सरकार के अंडर में आती है, तो इस पे राजस्व राज्य सरकार लगा सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कृषि किसका विषय है? राज्य सरकार का विषय है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है? ठीक है, ये तीनों चारों संस्थाओं में से अखिल भारतीय संस्थाएं, अब अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है। अखिल भारतीय सेवा क्या होती है? जैसे IAS, और क्या होता है IPS, और क्या होता है IFS। ये तीनों जो है अखिल भारतीय सेवाएं हैं, और इनकी स्थापना कौन कर सकता है? तो आपको बता दें, राज्यसभा इनकी स्थापना कर सकती है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसका सही उत्तर लगाइएगा। राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़िए। भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था? भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो पहला सत्र हुआ था 1992 में, यानी डी आंसर। भारत की लोकसभा का पहला सत्र हुआ था 1992 में, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और देखिए, पहले आम चुनाव, लोकसभा के चुनाव 1951 में हुए थे, और जब सत्ताधारी दल संसद में आ गए थे, तो उसके बाद पहला सत्र 1952 में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1952, यानी डी। आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? भारत में पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष में शुरू की गई? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में पंचायती राज प्रणाली दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और पहली बार पंचायती राज व्यवस्था आई थी राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, भारत के राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम क्या आई थी? पंचायती राज व्यवस्था आई थी। आगे बढ़ते हैं। यदि राज्य नीति निदेशक तत्व सिद्धांत का सही से पालन नहीं कर रहा है, तो आम नागरिक किस न्यायालय में जा सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको राज्य नीति निदेशक तत्व के बारे में बताता हूँ। राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में उल्लेखित हैं, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ठीक है, और राज्य के नीति निदेशक तत्व कल्याणकारी नीतियां होती हैं, जिससे राज्य ऐसी नीति लागू करता है जिससे राज्य का कल्याण हो। जैसे जो निर्धन है उनको आय की व्यवस्था करता है, जो बेरोजगार है उनको रोजगार देता है, जो छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति देने की कोशिश करता है। इस प्रकार से राज्य का कल्याण होता है, इसीलिए इनको कल्याणकारी नीति भी कहा जाता है। और राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं, लेकिन आपको बता दें, हर राज्य सरकार का अलग अलग राज्य के नीति निदेशक तत्व हो सकते हैं, और राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायोचित नहीं होते। न्यायोचित मतलब राज्य के नीति निदेशक तत्व के हनन होने पर आप ना तो सुप्रीम कोर्ट, ना तो हाई कोर्ट, ना किसी भी न्यायालय में आप नहीं जा सकते। ठीक है, सरकार अपने हिसाब से कोई भी नीति निदेशक तत्व लागू कर सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी न्यायालय में नहीं जा सकते। हाँ, मौलिक अधिकार हनन होने पर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नीति निदेशक तत्वों के हनन होने पर आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान में नहीं है? हमारे संविधान में इसमें से कौन सा संवैधानिक पद नहीं है? लोकसभा में डिप्टी स्पीकर ये है, राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन ये भी है, अटॉर्नी जनरल ये भी है, सॉलिसिटर जनरल हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सॉलिसिटर जनरल हमारे संविधान में यह पद उल्लिखित नहीं है, तो ये पद जो है क्या है? डी आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद किसे मिलकर बनती, किसको मिलाकर बनती है? मतलब भारत की संसद के अंग कितने हैं? तो आपको बता दूं, भारत के संसद किन किन को मिलाकर बनती है, जरा ऑप्शन को देखिए। लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, राज्यसभा राष्ट्रपति। आपको लग रहा होगा कि सभी को मिला के बनती है, लेकिन आपको बता दें, संसद के केवल 3 अंग होते हैं। पहला क्या होता है? राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। तो इन तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है, यानी इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकार में से कौन सा सबसे विवादास्पद है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से मौलिक अधिकारों में से कौन सा सबसे विवादास्पद है? सबसे पहले आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बताता हूँ। मौलिक अधिकार भाग 3 में उल्लेखित हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में उल्लेखित हैं, अनुच्छेद 12 से 35। और आपको बता दें,
इसमें हमें टोटल पहले मूल रूप से हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में 6 हो गए। 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अभी वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। तो आपको बता दें, मौलिक अधिकारों में सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, केशवानंद भारती केस इसी से संबंधित है, संपत्ति का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और आंशिक रूप से लागू हुआ था। सन 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में से मनाया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर। 26 नवंबर को हम क्या बना रहे हैं? अपना संविधान दिवस मना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने आपातकाल से है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपातकाल की जब भी बात करता है तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं और तीनों को राष्ट्रपति लगाता है। पहला आपातकाल बाहरी आक्रमण से है। अगर हमारे देश में बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो उसमें एक आपातकाल लगता है। अगर हमारे देश के आंतरिक भाग में कोई दिक्कत आ गई तब आपातकाल लगता है, या हमारे देश में पैसों की कमी हो जाए तो वित्त आपातकाल लगता है। अब ये बोल रहा है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण, तो जब युद्ध और बाहरी आक्रमण होता है तब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। जब आंतरिक कोई स्थिति बिगड़ती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और जब पैसा नहीं होता है तो वित्त आपातकाल लगाया जाता है। तो आप समझे इसमें से आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, जब कौन सी स्थिति में? युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया? देखिए, हमारे देश में 3 तरह की सूचियाँ होती हैं: केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब आपको बता दें, केंद्र सूची का मतलब है ऐसी सूचियां जिसमें कानून बनाएगा केंद्र सरकार, और राज्य सूची ऐसी होती है जिसमें राज्य सरकार राज्य सरकार कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची ऐसा होता है जिसमें क्या बोलते हैं, दोनों मिल के कानून बनाएंगे। लेकिन हमने समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो लिया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है। ये कई बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 7वीं अनुसूची का संबंध है, ऑप्शन भाषाओं से है कि केंद्र राज्य राज्य के संबंध से है, राज्यों के न्यायिक क्षेत्रों से है, या पंचायती राज से है? तो आपको बता दें, इसका आंसर है बी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से है। ठीक है, 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन से। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में ब्रिटिश संविधान से क्या नहीं लिया गया है? ठीक है, ऑप्शन में से देखिए, संसदीय शासन, ये तो हमने ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। मौलिक अधिकार, आपको बता दें मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिया है। कहाँ से लिया है? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार। कैबिनेट सिस्टम भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेख राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान शून्य नहीं होता? यानी इसमें यह बताने की कोशिश कर रहा है, कभी भी जब आपातकाल लगाया जाता है देश में तो इन अनुच्छेदों में से कौन सा बरकरार रहता है, बाकी सब रद्द हो जाते हैं। यानी आपके जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार आपातकाल के समय में रद्द हो जाएंगे, लेकिन 2 अनुच्छेद ऐसे रहते हैं, 2 अधिकार आपके ऐसे हैं जो समाप्त नहीं होते। तो वो है आंसर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार और आर्टिकल 21 जीने का अधिकार। तो ये आपके रद्द नहीं होते, यानी आंसर सी। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आपके रद्द नहीं होते, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? देखिए, हिंदी
सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हिंदी हमारी राजकीय भाषा नहीं है, हमारे भारत की कोई भाषा नहीं है, हमारी राजभाषा है। कैसी? राजभाषा, ठीक है? राजकीय भाषा नहीं है, राजभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा भी नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है तो राष्ट्रीय भाषा, नहीं, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है, राज करने की भाषा है। और हिंदी के विकास का प्रावधान अनुच्छेद 343 में है। किस में है? अनुच्छेद 343। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया? देखिए, सबसे पहले आपको बताएं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में। तो अनुच्छेद जो 40 है वह राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह ग्राम पंचायत का गठन कर सकता है, ठीक है? अनुच्छेद 40 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो क्या बोलेंगे आप? अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन राज्य सरकार कर सकती है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंडर में है ये। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकते हैं? देखिए, आपको बता दें, लोकसभा का सत्र भंग करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को है, और राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। तो आर्टिकल 85 के तहत, 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र को भंग कर सकता है, आर्टिकल 85 के तहत। चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो संविधान को 22 भागों में बांटा गया था। तो आंसर हो जाएगा क्या? बी। भारतीय संविधान को टोटल 22 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अनुसूची की बात करेंगे तो वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12। और उस समय कितनी थी? 8। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, और जब मूल संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूची थी, और उस समय 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में बात करें तो 470 अनुच्छेद हैं अभी। कितने? 470। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? ठीक है, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, ऐसे कर्तव्य जो हमारे दिल से उभरते हैं, ठीक है? तो आपको बता दें, 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार में मौलिक अधिकार जोड़े गए थे, जो कि हमने कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं? रूस से, ठीक है? रूस से हमने 42वें संविधान संशोधन में 10 मूल अधिकार जोड़े, लेकिन वर्तमान में अभी 11 मौलिक अधिकार हैं। 86वें संविधान संशोधन सन 2002, 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया। चलिए, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? हमारा संविधान जब बन गया था और हमारे आम चुनाव भी हो गए थे, तो पहला संशोधन अधिनियम कब लाया गया? 1951 में। कब लाया गया? 1951 में, ठीक है? तो 1951 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं संवैधानिक स्तर प्राप्त है? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? आपको बता दें, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई, संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज, और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी 73वां संविधान संशोधन। चलिए आगे, थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए, बहुत आगे बढ़ेंगे। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।